दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो हम लोग छठा चैप्टर देख रहे थे, कार्य शक्ति तथा ऊर्जा, उसका यह दूसरे भाग का वीडियो है। पहले भाग के वीडियो हम लोगों ने बना लिया था, देख लिया था, उसमें कुछ फार्मूलों के बारे में हम लोगों ने जाना था। अब आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ और टॉपिकों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से ऊर्जा व शक्ति में अंतर क्या होता है। ऊर्जा और शक्ति दोनों में क्या अंतर होता है, क्या दोनों एक ही होते हैं या दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसको डिटेल में हम आइए समझते हैं। देखिए, वस्तु की जो हमारी ऊर्जा होती है, कोई भी वस्तु है हमारी, उसके अंदर जो भी ऊर्जा होती है वह यह बताती है कि वह अपनी वर्तमान स्थिति में कितना कार्य करने का योग्यता रखती है, वह कितना कार्य कर सकती है। ठीक है, वह उस वस्तु की ऊर्जा होती है। भाई, जितना उसके अंदर ऊर्जा होगी उतना ही तो वह कार्य कर पाएगी। जब उसके अंदर ऊर्जा ही नहीं होगी तो वह कार्य ही नहीं कर पाएगी। तो वही चीज़ वह बताती है कि उसके अंदर जितनी कार्य करने की जो क्षमता होती है वर्तमान स्थिति से, अगर वह स्थिति मान लीजिए वो फिक्स रखी हुई है एक जगह पे, तो वह अगर यहाँ तक चल करके जा रही है तो यहाँ तक पहुँचने के लिए जितनी जो ऊर्जा होगी कि यहाँ से यदि यहाँ पे ये पहुँच गई तो उससे पता चल जाएगा कि इसके अंदर इतनी ऊर्जा थी जिससे वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँच गया। मगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगा उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ऊर्जा से, समय से कोई मतलब नहीं होता है। बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, चाहे वो 1 घंटे में पहुँचे, 2 घंटे में पहुँचे, 5 घंटे में पहुँचे, जितने भी समय में यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचे, समय का मतलब नहीं होता। बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब वह वस्तु या मान लीजिए कोई भी साइकिल है या कोई भी चीज़ है, वो यहाँ से यहाँ तक अगर वो पहुँच जाती है तो वह उसकी ऊर्जा जितनी होगी उसी को वह डिनोट करेगा, उसी को वह बताएगा कि इसके अंदर इतनी ऊर्जा थी जिससे वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँच गया। उसमें समय का कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है ऊर्जा में। पर अब बात आती है कि शक्ति क्या होता है। ये तो हो गई ऊर्जा। अब बात ये होती है, देखिए, शक्ति जो होती है, यहाँ से ये दूरी मान लीजिए 10 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, अब कोई साइकिल है, ठीक, अब उसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो 10 किलोमीटर है ना, तो 1 किलोमीटर जो है दूरी जो है वह 1 घंटे में 1 किलोमीटर चल रही है। जो साइकिल है वह 1 घंटे में 1 किलोमीटर चल रही है। तो ये हुआ कि उसकी जो दर होगी वह 1 घंटा होगी। 1 घंटे की दर से वह 1 किलोमीटर की दूरी चल रही है। और शक्ति क्या होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में जो उसकी जो जितनी ताकत होगी वह ताकत से यहाँ पर पहुँचेंगी ना, तो वह उसकी ऊर्जा हो जाएगी। और जिस दर से वह चलेगी वह उसकी शक्ति हो जाएगी। अब क्या है अगला हमारा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? देखिए, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है उसके अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, मतलब ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। बस उसके एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है, ना ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं, बस उसके एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लें आप, कि जैसे कि जो घड़ी है हमारी, ठीक है, जिस घड़ी में जो हमारी राडो वगैरह की घड़ियां होती हैं या और महंगी घड़ियां हैं, तो उसमें क्या होता है कि इसमें एक चाबी लगी हुई होती है। उस चाबी को हम खींच करके भर देते हैं, फुल कर देते हैं चाबी को। तो जब मान लीजिए हम पूरी फुल चाबी कर देते हैं तो यह घड़ी जो है 24 घंटे तक चलती रहती है। तो क्या हुआ कि इस घड़ी की जो चाबी है उसको हमको घुमाने में जितनी हमने ऊर्जा लगाई, वह ऊर्जा कहाँ पे स्टोर हुई? वह ऊर्जा जा कर के इसकी स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गई। और फिर 24 घंटे में धीरे धीरे वह जो ऊर्जा है वह निकल करके इसकी गरारियों में जा कर के घड़ी को चलाती रहती है। तो ये हुआ कि इस चाबी को घुमाने के लिए जो हमने ऊर्जा लगाई, वह ऊर्जा, एक ऊर्जा तो हमने लगाई, अब वह दूसरे रूप में कहाँ पर परिवर्तित हुई? जो स्प्रिंग है हमारी वो चार्ज हो गई। अब वो चार्ज स्प्रिंग क्या करेगी? इस घड़ी की गरारियों को घुमा करके काफ़ी समय तक घड़ी को चलाती रहेगी। तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई। तो इससे यह सिद्ध हो गया। या जैसे कि आप एग्जांपल ले लें कि जो हमारे जनरेटर वगैरह होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम डीजल डालते हैं,
तो जब डीजल डालते हैं तो क्या हुआ, यह भी तो एक ऊर्जा ही है। अब यह ऊर्जा डीजल हमने इसमें डाला जनरेटर में, अब यह आउटपुट में क्या देगा कि जनरेटर चल करके हमें इससे बिजली मिल जाएगी, ठीक है। या मैकेनिकल ऊर्जा, बिजली नहीं जनरेट कर रहे हैं तो मैकेनिकल ऊर्जा हमें मिलेगी, उसका हम कहीं पर यूज करेंगे। तो डीजल एक ऊर्जा मिली, दूसरे रूप में हुआ बिजली के रूप में हम ऊर्जा ले लें, या मैकेनिकल एनर्जी जो इसकी जो सॉफ्ट है वो घूम रही है, उससे हम कोई चीज़ चला लें। तो कुल मिला करके वही हुआ कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जा सकती है। ना ही इसे हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसमें किसी प्रकार का कुछ भी हम नहीं कर सकते, केवल और केवल इसके रूप में हम परिवर्तन कर सकते हैं। अब जो हमारी ऊर्जा होती है वह दो प्रकार की होती है। इसमें जो पहली होती है स्थितिज ऊर्जा होती है, और दूसरी जो होती है हमारी वह गतिज ऊर्जा होती है। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि किसी वस्तु की यह ऊर्जा उसकी उस स्थिति को बताता है कि जब कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई भी वस्तु है हमारी, वह अपने एक आकार से दूसरे आकार में जब वो जाती है या अपनी वर्तमान स्थिति को बदलती है, ठीक है, कुल मिला करके जब वह कार्य करती है तो जो किया गया कार्य कुल है वही उसकी स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, जब कोई वस्तु अपने वर्तमान आकार से दूसरे आकार में जाती है तो अपनी वर्तमान स्थिति को वह बदलती है। कैसे, मान लीजिए कोई साइकिल है, ठीक है, वह साइकिल अपनी वर्तमान स्थिति से दूसरी स्थिति, मतलब यहाँ पर वो पहुँच रही है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब वो चली ना तो वही उसकी स्थितिज ऊर्जा, मतलब यहाँ से लेकर के जो स्टोर हुई इतनी ऊर्जा हमारी स्टोर हुई ना, वही इसकी स्थितिज ऊर्जा हो गई। अगर इसका हम एक एग्जाम्पल रखें तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जब धरती से, मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी से पत्थर को छत पर हम पहुंचा देते हैं। ये मान लीजिए हमारी छत है, यहाँ पर एक पत्थर है, उसको उठा करके हमको ऊपर लेके जाना है, मतलब धरती से पत्थर को छत पर पहुंचाया जाता है। तो धरती मतलब अब जो पत्थर है वह ज़मीन पर तो रखा हुआ है ना, तो इसमें क्या है, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल इस पत्थर को खींच रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके आकर्षण जो यह बल है इसके विपरीत हम पत्थर को उठा करके ऊपर यहाँ पर लेके जाएंगे, ठीक है। ऊपर हम भाई अपनी और ताकत लगाएंगे तब ना ये ऊपर पहुँचेगा, विपरीत कार्य करेंगे। तो पत्थर में धरती पर वापस आते समय कार्य करने की जो क्षमता है वही पत्थर का भार m है। अब कैसे, देखिए, अब हमने इसको उठा करके ऊपर रख दिया, ठीक है, लेकिन जो खिंचाव है, जब हम इसको उठाएंगे ना पत्थर को, तो जितना भार होगा, जो भी भार होगा वही इसका द्रव्यमान m होगा। जितना वजन होगा वही तो इसका द्रव्यमान होगा पत्थर का हमारे। और जो छत की जो ऊंचाई है वह हमारी h हो गई। तो इसमें जो फार्मूला बन जाता है हमारा mgh। m हो गया हमारा मास, द्रव्यमान, g हो गया हमारा गुरुत्वीय त्वरण, और h हो गया हमारी हाइट, और यह कुल हो गया कुल कार्य। अगर हम इन तीनों का गुणा कर देंगे तो हमारा कुल कार्य हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि पत्थर का जितना द्रव्यमान है, जितना हम वजन हम उठा रहे हैं वो द्रव्यमान, और प्लस गुरुत्वीय त्वरण जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है उसको गुणा कर दें, और प्लस जितनी ऊंचाई तक हम इसको लेके जा रहे हैं, इन तीनों को यदि हम गुणा कर दें तो हमारा कुल कार्य निकल आएगा स्थितिज ऊर्जा में। अगला है हमारा गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु की यह ऊर्जा उसकी गति के कारण अस्तित्व में आती है। गति से विराम अवस्था में लाने के लिए वस्तु को जितना कार्य करना पड़ता है, स्थितिज ऊर्जा क्या थी, साइकिल हमारी खड़ी है, वह जब यहाँ पर पहुँच जाती है चल करके तो वह उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होने के कारण इससे यह स्थितिज ऊर्जा अस्तित्व में आती है। गतिज ऊर्जा क्या है, अब यह साइकिल हमारी चल रही है, अब यह जा करके यहाँ पे रुक गई तो यह इसकी गतिज ऊर्जा हुई। मतलब चलती हुई स्थिति से जब वह विरामावस्था में जाएगी तो बीच में जो कार्य होगा वह हमारा गतिज ऊर्जा होगा। मतलब इतना इसमें कार्य हुआ। इसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv², या इसको हम mv²/2g, यह हमारा फार्मूला होता है। यह एग्ज़ाम में पूछ लेता है, यह आपकी जानकारी के लिए है। या इसमें जो हमारा m है वह हमारा वस्तु का भार है, ठीक है, और जो v है हमारा यह वेग है, वस्तु का
वेग है हमारा ये v और m है हमारा द्रव्यमान, हाफ mv²। ठीक है, यह फार्मूला है हमारा। अगला है हमारा ताप ऊर्जा क्या होता है। यह वह ऊर्जा होती है जिसके कारण हम सर्दी या गर्मी का अनुभव करते हैं। कोई वस्तु है वह ठंडी है या गर्म है, जो चीज़ हमें अनुभव होती है वही हमारी ताप ऊर्जा होती है। कैलोरी, कैलोरी क्या होता है? देखिए, 1 ग्राम पानी, बहुत ही आसान है कैलोरी को समझना। 1 ग्राम पानी का तापमान हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर बढ़ा दें तो जितनी ऊष्मा की हमें आवश्यकता होगी वह हमारा 1 कैलोरी होगा। फिर से समझ लीजिए, 1 ग्राम पानी को हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक यदि गर्म कर दें तो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वही हमारा 1 कैलोरी के बराबर होगा। 1 कैलोरी बराबर होता है 1 ग्राम गुणे 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल। अब हमारा सेंटीग्रेड क्या होता है वो भी समझ लीजिए। देखिए, 1 पाउंड पानी को अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक यदि हम गर्म कर दें, मतलब गर्म करें, तो जो हमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी वह हमारा 1 सेंटीग्रेड के बराबर होगा। 1 पाउंड पानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हम गर्म कर देंगे तो वह 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। जो ऊष्मा हमें जो इसमें जो लगेगी वही हमारा 1 सेंटीग्रेड होता है। 1 CHU बराबर होता है 453.6 ग्राम कैलोरी। अगला है हमारा ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये क्या होता है? देखिए, 1 पाउंड पानी को हम 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक यदि गर्म कर दें तो जितनी ऊष्मा की हमें आवश्यकता होगी वह 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बराबर होगा, BTU के बराबर होगा। 1 पाउंड पानी को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हम जब गर्म कर देंगे, मतलब इतना टेम्परेचर उसका आ जाए तो जितनी ऊष्मा की हमें आवश्यकता होगी वह 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बराबर होता है। अगला है हमारा तापमान। ये क्या होता है? किसी वस्तु के ठंडक या गर्मी के दर्जे या स्तर को तापमान कहते हैं। कोई वस्तु है, मान लीजिए, वह कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, उसका जो लेवल है, जो स्तर है हमारा, वही, मतलब मान लीजिए वह 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म है या -1 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा ठंडी है, तो दोनों का एक स्तर हुआ ना। ये ठंडी गर्म हुई और ये ठंडी हुई, दोनों का अलग अलग हुआ। तो यही जो होता है इसी को हम तापमान कहते हैं कि कितना इसका तापमान है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान है, -1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान है, तो जितना होगा वही उसका तापमान होता है। ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वह अधिक तापमान से कम तापमान की तरफ इसका प्रवाह होता है, जो ऊष्मा का होता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लें आप, कि जैसे कि लोहे की रॉड है, अगर इस हिस्से को यदि आप गर्म करते हैं तो ये हिस्सा ठंडा होगा, तो जो धीरे धीरे आप देखेंगे यह हिस्सा भी, यह जो लास्ट वाला हिस्सा, ये भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पर जो गर्मी है हमारी वो संवहित होने लगती है, संवहन होने लगता है। तो हमेशा जो गर्मी होती है, ऊष्मा होती है, वह ज़्यादा टेम्परेचर वाली जगह से कम टेम्परेचर वाली जगह पर यह प्रवाहित होती है। जो हमारी ऊष्मा होती है, इस ऊष्मा जो होती है हमारी वह डिग्री सेंटीग्रेड में नापी जाती है, फ़ारेनहाइट में नापी जाती है और र्यूमेर में नापी जाती है। ये 3 डिग्रियां हमारी होती हैं। इन्हीं 3 डिग्रियों में हमारी जो ऊष्मा होती है वह नापी जाती है, या तापमान जो होता है हमारा वो नापा जाता है। जिसमें जो सेंटीग्रेड जो होता है हमारा, देखिए, जो सेंटीग्रेड है हमारा, उसका जो निचला बिंदु है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जो ऊपरी होता है हमारा वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। जो हमारा फ़ारेनहाइट होता है वह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में हमारा फ़ारेनहाइट होता है।
और जो हमारा र्यूमेर होता है वह 0 डिग्री र्यूमेर से लेकर के 80 डिग्री र्यूमेर के बीच में हमारा होता है। र्यूमेर जो हमारा होता है, इसका एक फार्मूला होता है हमारा टेम्परेचर को कैलकुलेट करने का। वो क्या होता है, C/100 इज इक्वल टू होता है F-32/180 इज इक्वल टू R/80। इस तरह से आप अगर कोई भी दो चीज़ आपको पता है, तीसरी चीज़ आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे खुद ही। ठीक है, यह एक यूनिक सा फार्मूला है। कभी भी टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो इसी फार्मूले का यूज करके आप कोई भी टेम्परेचर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला है हमारा इंजन। इंजन क्या है, यह वह मशीन या उपकरण है जो ताप ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ताप ऊर्जा, देखिए कोई भी हमारा मान लीजिए कोई इंजन है, इसमें जब हम डीजल या पेट्रोल डालते हैं तो वह क्या करता है, अंदर फायरिंग होती है तो ताप ऊर्जा उत्पन्न होती है और उससे हम क्या निकालते हैं, इसकी जो शाफ्ट होती है वो घूमने लगती है और उस शाफ्ट का उपयोग हम कहीं पर भी किसी भी काम के लिए हम कर सकते हैं। तो जो हमारा इंजन होता है वह ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और जो हमारी मोटर होती है वह अलग होती है, या वह मशीन होती है जो विद्युत ऊर्जा को हमारी यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। यह होती है ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, लेकिन जो हमारी मोटर होती है वह विद्युत ऊर्जा को, इसमें हम विद्युत ऊर्जा देते हैं और इसको हम यांत्रिक ऊर्जा इससे हम ले लेते हैं, मतलब इसके शाफ्ट से कोई भी चीज़ हम चला सकते हैं। अगला है हमारा जनरेटर। जनरेटर क्या होता है कि यह जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को हमारा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मतलब ये हुआ कि जनरेटर के साथ में इसके सॉफ्ट में हम एक अल्टरनेटर लगा देते हैं और उससे हम विद्युत ऊर्जा को निकाल लेते हैं बाहर। तो जनरेटर जो होता है हमारा वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब आइए इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए जिससे आपका एक नोट्स तैयार हो जाए। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लें, हेडिंग डालें, ऊर्जा व शक्ति में अंतर। वस्तु की ऊर्जा हमें यह बताती है कि वह अपनी वर्तमान स्थिति में कितना कार्य करने के योग्य है। इसका उस समय से कोई संबंध नहीं है जिसमें यह कार्य होता है, पर शक्ति उस दर को प्रकट करती है जिस दर पर काम हो रहा है। ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है ना तो नष्ट की जा सकती है, केवल उसका रूप में बदला जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जब एक घड़ी की स्प्रिंग को चाबी दी जाती है तो चाबी को घुमाने में लगाई गई ऊर्जा स्प्रिंग में इकट्ठा हो जाती है, या जमा हो जाती है। जमा हुई यह ऊर्जा फिर धीरे धीरे घड़ी की आंतरिक गरारियों या सुई को चलाने में खर्च होती है। इस प्रकार ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। अब ऊर्जा हमारी दो प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा, दूसरी गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु की यह ऊर्जा उसकी स्थिति या आकार के कारण अस्तित्व में आती है। जब कोई वस्तु अपने वर्तमान आकार में से दूसरे आकार में जाती है या अपनी वर्तमान स्थिति बदलती है तो यह कार्य करती है। इस किए गए कुल कार्य की मात्रा ही इसकी स्थितिज ऊर्जा है। छत पर पड़े हुए पत्थर में स्थितिज ऊर्जा है। जब धरती से पत्थर को छत पर पहुंचाया जाता है तो धरती के आकर्षण बल के विपरीत कार्य किया जाता है। पत्थर में धरती पर वापस आते समय कार्य करने की क्षमता होती है। यदि पत्थर का भार m हो तथा छत की ऊंचाई h हो तो कुल कार्य बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू mgh या WH, इसको हम बोल सकते हैं। गतिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु की यह ऊर्जा उसकी गति के कारण अस्तित्व में आती है। गति से विराम अवस्था में लाने के लिए वस्तु को जितना कार्य करना पड़ता है उतनी मात्रा के कार्य की ही उसके गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv² या mv/2g, mv²/2g। m जो है वस्तु का भार है, v जो है वस्तु का वेग है। देखिए दोस्तों ये सारी जो परिभाषाएं हैं वो फिक्स हैं, इनमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, ना ज़्यादा इसमें कुछ समझने की चीज़ होती है। जैसा होता है हर जगह पे आपको इसी तरह से मिलेगा।
ताप ऊर्जा क्या होती है? यह वह ऊर्जा है जिसके कारण हम सर्दी या गर्मी अनुभव करते हैं, वह हमारी ताप ऊर्जा होती है। कैलोरी क्या होती है? 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे 1 कैलोरी हम कहते हैं। 1 कैलोरी बराबर होता है ग्राम इंटू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 4.2 जूल। अब सेंटीग्रेड क्या होता है? 1 पाउंड पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह हमारा 1 सेंटीग्रेड होता है। 1 CHU इक्वल टू होता है 453.6 ग्राम कैलोरी। अगला है हमारा ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 पाउंड पानी का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह हमारा ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। तापमान क्या होता है? किसी वस्तु के ठंडक या गर्मी के दर्जे या स्तर को तापमान कहते हैं। ऊष्मा का प्रवाह अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। इसे सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट तथा र्यूमेर की डिग्रियों में नापा जाता है। सेंटीग्रेड का निचला बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ऊपरी बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट का जो निचला बिंदु होता है वह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपरी जो होता है वह हमारा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। र्यूमेर का होता है निचला 0 डिग्री र्यूमेर से लेकर के ऊपरी होता है 80 डिग्री र्यूमेर पर। फार्मूला होता है C/100 इक्वल टू F-32/180 इक्वल टू R/80। अब अगला है हमारा इंजन। इंजन क्या होता है? यह वह मशीन या उपकरण है जो ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मोटर क्या है? यह वह मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर क्या है? यह वह मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में हम कार्यकुशलता या इफिशिएंसी और कई टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।